हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद कंपटीशन एकेडमी के ऑनलाइन सीरीज की अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथ ही दोस्तों, आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर अच्छे लगे होंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारे यह प्रयास अच्छा लगा होगा तो हमारे जितने भी कंटेंट है उसे अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को पहुंचाने का प्रयास करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको हमारे आने वाले सारे कंटेंट समय पर उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों, चलिए आज की यह क्लास पूरे उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने बहुपद के बारे में जाना। ठीक है, बहुपद की परिभाषा देखी, बहुपद के प्रकार देखे, बहुपदों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इत्यादि इत्यादि। साथ ही दोस्तों, हमने बहुपद के अंदर में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे। वो थे पहला शेषफल प्रमेय और दूसरा है गुणनखंड प्रमेय। दोस्तों, दोनों ही जो कॉन्सेप्ट है ये परीक्षा उपयोगी है, इनसे संबंधित सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक हो जाता है किसी भी बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? गुणनखंड ज्ञात करना। तो बहुपदों को गुणनखंड कैसे किया जाता है, फैक्टराइज कैसे किया जाता है, अलग अलग कैसे किया जाता है? तो दोस्तों, उसके लिए दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है उभयनिष्ठ विधि। कौन सा मेथड? उभयनिष्ठ विधि। चलिए देखते हैं, उभयनिष्ठ सवालों के माध्यम से देखेंगे कि कैसे हम उभयनिष्ठ निकालते हुए किसी भी बहुपद को गुणनखंडित करते हैं। दोस्तों चलिए, तो पहला हमारा सवाल है 12x, एक मिनट। पहला सवाल है दोस्तों हमारा 12x धन 4x का वर्ग। ठीक है, हमें सवाल को उभयनिष्ठ विधि से गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है? सबसे पहले इस समीकरण में दो पद है। कितने पद है? दो पद है। मैं 12 को क्या लिख सकता हूं? मैं 12 को लिख सकता हूं 3 गुणित 4x। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसे क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं 4x इंटू एक्स। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब पूरे समीकरण को देखने के पश्चात यह मालूम चलता है कि इसमें जो 4x है, ठीक है, इन दोनों ही पदों में उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ। तो इसे मैं बाहर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। इन दोनों को बाहर निकालने के बाद पहले पद में क्या बच जाएगा? रिक्त बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और दूसरे पद में क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हैं? 4x, सॉरी, x धन 3। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस विधि से? उभयनिष्ठ विधि से। दूसरा सवाल है दोस्तों, ये हमारा समीकरण है। इस समीकरण को देखने के बाद आपको यह मालूम चल रहा है कि इस तीनों ही पदों में क्या कॉमन है या उभयनिष्ठ है। ए जो है तीनों ही पदों में कॉमन दिख रहा है। ए को आप बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? यहां पर बी बचेगा, यहां बचेगा सी बचेगा, और यहां ए बच जाएगा। यहां पर 2 बार ए है, एक बाहर निकला तो एक बच गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से उभयनिष्ठ विधि से आप गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला अगला कौन सा विधि है? अगला हमारा विधि है सर्वसमीका की मदद से गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो कौन से सर्वसमीका है जिनको आपको इस यूनिट के अंदर में याद करके रखना है? ठीक है, तो कुछ नहीं दोस्तों, ये कक्षा 9वीं का ही है जिसको आपने कई बार देखा है। तो सबसे पहला सर्वसमीका है हमारा, एक मिनट, जिसे आपको याद रखना है वो है a धन b पूरे का वर्ग। क्या है? a धन b पूरे का वर्ग। ठीक है, ये क्या होता है? a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। ठीक है, दूसरा सर्वसमीका है जिसको आपको याद करके रखना है a ऋण b का वर्ग। ये क्या होता है? a का वर्ग, ठीक है, ऋण 2ab धन b का वर्ग। ठीक है, ये होता है दोस्तों। अगला जो होता है तीसरा, वो होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। किसके बराबर होता है ये? a धन b, a ऋण b। तो दोस्तों, ये तीनों ही सर्वसमीका आपको याद रखने हैं। इनसे ही संबंधित आपको सवाल परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए सवालों को देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा सवाल है x का वर्ग ऋण 16 का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, पहला हमारा सवाल है x का वर्ग ऋण 16 का हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है गुणनखंड। ठीक है, वो भी किसकी मदद से? सर्वसमीका विधि से। तो ध्यान से देखने पर मुझे 16 जो है, ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 2 बार 4 लिख सकता हूं, जिसका मतलब होता है 4 का वर्ग लिख सकता हूं। तो x का वर्ग ऋण 4 का वर्ग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये कैसा दिखता है दोस्तों? ये मुझे मैंने प्रीवियस जो सर्वसमीका आपको बताई है उसमें किसके बराबर दिखता है? ये दिखता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, जिसका मतलब होता है, या किसके बराबर होता है? ये a धन b इंटू a ऋण b के बराबर होता है। इसमें a क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है, a जो है हमारा x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारा जो b है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा?
ए धन भी हो जाएगा एक्स धन 4, ठीक है, और दूसरे बार ए ऋण भी हो जाएगा, इसका मतलब एक्स ऋण 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गुणनखंड ज्ञात करना, वो भी किसकी मदद से, सर्वसमिका की मदद से। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कैसे बनेगा हमारा, दूसरा सवाल है 4x का वर्ग 20x धन 25। अब इसमें कितने पद है, पहला वाला तो बहुत ही आसान था, पहले वाले तो हमको कुछ भी करना नहीं पड़ा, सिंपल से हमने 16 को देखा, अब 4 का वर्ग बता दिया। लेकिन इस सवाल में आपको दोस्तों ट्रिक लगाना पड़ेगा। ट्रिक ये है, या दिमाग के है कि दिमाग लगाना पड़ेगा। ये पहला और दूसरा पद को आप लास्ट पद को देख रहे, अंतिम पद को, इसमें क्या देख पा रहा हूं, ये 4 जो है इसको मैं लिख सकता हूं 2 का वर्ग, क्या लिख सकता हूं, 2 का वर्ग लिख सकता हूं इस तरह से, और x का वर्ग तो है ही साथ में, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। इसको मैं ऐसे एज इट इज रखता हूं, ठीक है। अभी इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूं, अभी मैं कर रहा हूं 25, 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का वर्ग, लिख सकता हूं ना, बिल्कुल। अब मुझे a मिल चुका है, मुझे b मिल चुका है, मैं कैसा बोल रहा हूं, ये कैसे क्यों बोल रहा हूं, ये मिल गया b मिल गया, मैं आपको बताता हूं। ये कुछ मुझे एक सर्व समीकरण जो है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग से कुछ मिलता जुलता दिख रहा है, इसलिए मैंने कहा कि a मिल गया मुझे और साथ में b का वर्ग मिल गया, है ना, a का वर्ग और b का वर्ग। अब बीच वाला जो टर्म है, ठीक है, बीच वाला को मैं कैसे लिख रहा हूं, अगर देखिए, सॉरी चिन्ह में आप कंफ्यूज मत होइएगा, a ऋण कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिएगा, ऋण कर दीजिए, यहां पर ऋण, इस तरह से। आइए सवाल में, अब हमें क्या मिल गया, अब हमें a मिल चुका है, b मिल चुका है, हमें बस मिडिल टर्म के बारे में सोचना है कि मिडिल टर्म को मैं कैसे 2ab बना दूं। a बराबर क्या मिल गया, यहाँ पे a बराबर 2x मिल गया है और b बराबर क्या मिल गया 5। तो कुछ नहीं करना है, आपको एज इट इज लिखना है, 2 गुणित a क्या है, a है हमारा 2x इंटू 2x, b है हमारा क्या है, अभी बताया मैंने 5, है कि नहीं है, बिल्कुल है। आप इसको करके देख लीजिए, ये 20x आता है कि नहीं आता है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ये आ गया 20x आ गया, आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, ठीक है, कि हमने बिल्कुल सही सर्वसमीका का इस्तेमाल किया है और सही नंबर से हमने क्या किया है, रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसको मैं क्या बोल सकता हूं, हमने तो देख लिया, हमने ये पकड़ लिया कि a क्या है b क्या है, ठीक है, इस तरह से। तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है दोस्तों a ऋण b पूरे का वर्ग के बराबर, होता है कि नहीं होता है, होता है। यहां पर मैंने थोड़े पहले बताया कि a क्या है, a है हमारा 2x और हमारा b क्या निकला, यहाँ पे 5 निकला। तो उस सूत्र की मदद से क्या हो जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 हो जाएगा, इस तरह से। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इस तरह से आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप सर्वसमीका की मदद से किसी भी बहुपद को गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल को हल करते चलेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हमने 2 मेथड ऑलरेडी देख लिए, पहला देखा हमने उभयनिष्ठ विधि, दूसरा हमने देखा है सर्वसमीका, ठीक है। तीसरा मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, मध्य पद को क्या करेंगे, तोड़ेंगे और क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो डायरेक्टली मैं सवाल पे जंप कर रहा हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, लेकिन अगर हमें सवाल से ही कॉन्सेप्ट सीखने को मिले तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए तो हमारा ये पहला सवाल है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा तीसरा मेथड है जिसमें हम मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करने का उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इस जो हमारा सवाल दिया हुआ, इसे मैं क्या करता हूं, एक व्यापक समीकरण हमारा, ठीक है, ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी से कंपेयर करता हूं, क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं, ठीक है, कंपेयर करके देखता हूं, तुलना करके देखता हूं बेसिकली, ठीक है। तो मुझे ए में क्या मिल रहा है, यहां पर क्या है, ए बराबर क्या है, 1 है। प्रोसेस को समझिए पहले, ठीक है, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, आपको सब समझ आ जाएगा। बी क्या है यहां पर, 3 है, ठीक है, और सी क्या निकल के आता है यहां पर 2, ठीक है। मैंने क्या किया, हमारा जो व्यापक समीकरण होता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, व्यापक समीकरण, जो कि होता है ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी, ठीक है। इससे मैंने क्या किया है, मैंने किया है तुलना करने के पश्चात मुझे क्या मिला, मुझे ए बराबर 1 मिला, बी बराबर 3 मिला, ठीक है, और साथ ही सी बराबर क्या मिला है क्या मिला है 2 मिला है, ठीक है। अब हमारा मिडिल टर्म क्या है, हमारा मिडिल टर्म है या मध्य पद जो है, ठीक है, यहां पर लिख लेता हूं मैं, वो है मेंबर से हमें मतलब है, तो नंबर क्या है हमारा 3, इस तरह से 3 को मुझे 2 पार्ट्स में इस तरह से तोड़ना है, आई और जे में,
कि इन दोनों का जो गुणा होगा वो a इंटू सी, ए इंटू सी के बराबर आए, और इन दोनों का जो जोड़ है वो वापस से मुझे वही टर्म लाके दे दे। ठीक है, तो यहां पर ए क्या है, ए एक है और सी क्या है, दो है। तो ये आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा दो। इसका मतलब मुझे 3 को इस तरह से तोड़ना है कि गुना 2 हो और योग। तो क्या क्या मैं तोड़ सकता हूं, मैं इस तरह से तोड़ सकता हूं, एकदम सिंपल है। देखिए, जोड़ूंगा तो 3 मिल जाएगा, गुना करूंगा इन दोनों का तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2, जो कि किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। इसका मतलब मेरा जो स्प्लिट कर रहा हूं वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, सवाल को मैं आगे इस तरह बना रहा हूं तो क्या होगा, मैं हमारे सवाल में जो दिया हुआ इक्वेशन उसको लिखता हूं इस तरह से। ठीक है हमें, मैंने बताया शुरू में ही कि इनको नहीं छेड़ना है, इनको एज इट इज। 3 को मैंने क्या क्या में तोड़ा, 2 धन 1 में, मतलब 2x धन 1x मतलब 1, तो x हो जाएगा ये। ठीक है, दोनों को वापस क्या करोगे, गुणा करोगे तो हमें क्या मिलेगा, कितने के बराबर मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 2 मिलना चाहिए। 2 का गुना, देखिए 2 का गुना 1 के साथ 2 मिलना चाहिए, ए और सी के बराबर। ठीक है, धन 2, करेक्ट है, करेक्ट है बिल्कुल। अब x का वर्ग ब्रैकेट से मैं बाहर निकाल देता हूं इस तरह से। ठीक है, अब इसका जोड़ी बना देता हूं और इसका जोड़ी बना देता हूं। अब इसमें देखता हूं कि कौन सा ऐसा टर्म है जो उभयनिष्ठ है, कौन सा ऐसा पद है। तो x ऐसा पद दिखता है मुझे इन दोनों में जो मुझे उभयनिष्ठ दिखता है। तो x निकालो तो क्या बचेगा, x बचेगा और बच जाएगा 2। ठीक है, अगले में इनमें क्या कॉमन निकलेगा, इनमें निकलेगा 1। ध्यान से देखिए, ये x का गुना 1 तो x ही आएगा, 2 का गुना 1 के साथ 2 ही आएगा, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया है, x धन 2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। अब इस पूरे सर्वस, इस पूरे ही जो हमारा व्यंजक है, इस व्यंजक में हमको हमारा ये जो x प्लस 2 है ये कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो मैं क्या करता हूं, x प्लस 2 को मैंने इस तरह से यहां पर कॉमन निकाला। इन दोनों टर्म को ही कॉमन निकालने के बाद, उभयनिष्ठ निकालने के बाद मेरा बच जाएगा x और 1, तो बच जाएगा x प्लस 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आपको इस तरह से मध्य पद को तोड़ते हुए क्या करना है गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो आपको धीरे धीरे अगले जो 1-2 सवाल करेंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल को देखते हैं। ये सवाल है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा स्टेप जो होगा, हमें इसे व्यापक समीकरण, हमारा व्यापक समीकरण क्या है, हमारा व्यापक समीकरण है ax का वर्ग धन bx धन c से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर हमें मिलेगा 4 वर्गमूल 3, b क्या मिल जाएगा हमें 5। ठीक है, और c क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा हमें ऋण 2 वर्गमूल 3। ठीक है, यहां तक क्लियर है, स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। अब हमें मिडिल टर्म क्या है 5x है, लेकिन हमें 5 के बारे में सोचना है। ठीक है, तो 5 को मैं कैसे तोड़ूंगा, मैं मिडिल टर्म को यहां पर लिखता हूं। ठीक है, ये 5 को मैंने कैसे तोड़ना है, मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ने हैं, i और j में। इन दोनों का गुना किसके बराबर आना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया, ये आना चाहिए a इंटू सी के बराबर। तो a क्या है हमारा, a है हमारा 4 वर्गमूल 3। ठीक है, और हमारा c क्या है, हमारा c है ऋण 2 वर्गमूल 3। इस तरह से इन दोनों का अब गुना करोगे क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 आएगा, ऋण बाहर हो जाएगा, और वर्गमूल 3 का गुना वर्गमूल 3 से तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो 8 दिया 24 हो जाएगा, ऋण 24। ये आना चाहिए जब आप 5 को तोड़ोगे आप। ठीक है, और इनका ये तो मालूम चल गया कि इन दोनों को गुणा करोगे, मतलब स्प्लिटिंग टर्म को गुणा करोगे आपस में, तो आपको ऋण 24 मिलना चाहिए। अब इनको जोड़ने पर या घटाने पर हमें वापस से क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, हमें 5 मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा टर्म है, तो ये टर्म तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप देखेंगे तो यहीं पर दिख जाता है आपको, 8 या 24 है ना। और अगर आप आई को इस तरह से धन ऋण 8 और धन 3 लिख दें, ठीक है, या ऐसे कीजिए, आप 8 ऋण 3 करें तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, बिल्कुल। और ये सेटिस्फाइड भी कर रहा है, गुणा करके देख ले, 8 का गुना ऋण 3 के साथ क्या आएगा, ऋण 24 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है,
तो मुझे मिल गया है 5 को किस तरह से मैं स्प्लिट कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं 8 और ऋण 3 में। ठीक है, यहां पर क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो मैं पूरा इक्वेशन को लिखता हूं यहां पर, 4 वर्गमूल 3x का वर्ग धन 5x ऋण 2 वर्गमूल 3। ठीक है, मैंने शुरू से बताया है आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, हमको छेड़ना है तो 5x को। तो इस तरह से 5 को कैसे तोड़ना है, 8 धन 8x ऋण 3x। ठीक है, बाकी एज इट इज सेम टू सेम, हमें कुछ नहीं करना है। अब इसको मैं, इसमें अगर ध्यान दें तो 8 को मैं लिख सकता हूं, 8 को लिख सकता हूं मैं 4 गुणित 2, इस तरह से लिख सकता हूं, 4 गुणित 8 x आ जाएगा। तो यहां से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि यहां पर इन दोनों ही टर्म में, ठीक है, आपके समझ के लिए मैं काम करता हूं इस तरह से। ठीक है, इसमें क्या कॉमन निकल जाएगा, इसमें कॉमन निकल जाएगा 4x। अगर 4x को आप कॉमन निकालेंगे तो बचेगा √3x या वर्गमूल 3x। ठीक है, इसमें क्या कॉमन निकलेगा, अच्छा इधर कॉमन निकाले तो इतना बच गया, इसमें कॉमन निकला 4x तो बचेगा 2। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या कॉमन निकलेगा, इसमें निकलेगा आपका, ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं, इस 3 को मैं लिख सकता हूं 2 बार √3 का गुना। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां पर आप ये समझे कि ये जो 3 है हमारा जो 3 है वो है 2 टाइम्स ऑफ √3। ठीक है, नहीं बिल्कुल है। ठीक है, अब यहां पर √3 है या वर्गमूल 3 है और यहां पर वर्गमूल 3 है, दिख नहीं रहा है लेकिन है तो ना, यहां पर इन दोनों ही को गुना करोगे तो आपको वापस से क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, √3 को अगर मैं बाहर निकालूं, माइनस √3, माइनस भी निकल रहा है और √3 भी बाहर निकल रहा है, तो एक √3 निकला तो एक √3 बचेगा वर्गमूल 3, और साथ में क्या बचेगा, x भी बचेगा। ठीक है, माइनस, अब यहां माइनस बाहर निकल गया है तो माइनस प्लस बच जाएगा। ठीक है, माइनस निकला तो प्लस बचेगा। अब यहां पर √3 तो बाहर निकल चुका है, √3 बाहर निकल चुका है तो क्या बचेगा, धन। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए हमारा इस पूरे व्यापक समीकरण, इस पूरे समीकरण में ये टर्म और ये टर्म जो है आपस में क्या है, कॉमन दिख रहे हैं। तो मैं इसको कॉमन रख लूं, बाहर निकाल लेता हूं, 3x धन 2, और क्या बच जाएगा, ये निकल गया, ये भी निकल गया, तो ये बच जाएगा इधर 4x। ठीक है, और ये बच जाएगा √3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मध्य पद को तोड़कर आप किसी भी बहुपद को गुणनखंडित कर सकते हैं। आगे एक दो सवाल और देखते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुपद से अधिकतर इस हमारे टॉपिक से या इस हमारे कॉन्सेप्ट से अधिकतर सवाल किए जाते हैं या पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षा में। ठीक है, तो इनसे संबंधित हम 2-4 सवाल और देख लेते हैं। ये सवालों का, आपका प्रश्नावली का पूरे सवालों का लिस्ट है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ सवाल आपको लेता हूं, जैसे कि ये सवाल ले लेता हूं, ये सवाल कर देता हूं आपके लिए, और एक ये सवाल कर लेता हूं, 3 सवाल को कर देता हूं इसी जगह पर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला सवाल है 7x। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। अब मध्य पद कौन सा है, मुझे इनको, इनसे मतलब नहीं है, इनसे मतलब, मेरा मध्य पद है 2 -2। मुझे इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ूं, मुझे इस तरह से इसे i और j में तोड़ना है कि इन दोनों का गुणा होगा वो ac के बराबर है। a क्या है, देखिए मैं फास्ट कर रहा हूं, आपको इतना भी फास्ट नहीं करना है, आपको पहले व्यापक समीकरण से इसे कंपेयर करना है। ठीक है, ax का वर्ग धन bx धन c। ठीक है, तो यहां से आप a बराबर तुलना करने पर क्या मिलेगा, 7, b बराबर आपको क्या मिलेगा, ऋण 2, और c बराबर आपको मिलेगा ऋण 5। करेक्ट है, तो a और c का गुणा क्या हो जाएगा, a है 7 और c क्या मिला मुझे, ऋण 5, दोनों का गुणा क्या हो जाएगा 35। i और j में मुझे इस तरह से करना है कि मुझे 35 मिला। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही इजी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यदि मैं ऋण 7, ठीक है, और इसे j को मैं 5 लिखूं, तो इन दोनों को गुणा करने पर आपको 35 मिलेगा, और इसे जोड़ने पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको वापस यही टर्म मिल जाएगा। ठीक है, ये सवाल में हमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अक्सर दोस्तों मिडिल टर्म को ही तोड़ते समय थोड़ा सा दिक्कत होता है, काफी बच्चों को ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि कौन से ऐसे टर्म में टूटेंगे जो AC के बराबर दे और जिनका एडिशन B के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, B के बराबर आ जाए। तो यहां पर मुझे मिल चुका है, करेक्ट है।
कैसे तोड़ूंगा मैं तोड़ूंगा ऋण 7 और 5 में। ठीक है, तो इस रफ एरिया को मैं क्या कर रहा हूं, मुझे यहां पर स्प्लिटिंग टर्म्स मिल चुके हैं ऋण 7 और 5 में। डायरेक्ट यहां से सवाल को लिख रहा हूं। मुझे पहले टर्म को एज इट इज रखना है। मैंने बताया अभी अभी कि मुझे 2 को कैसे तोड़ना है, ऋण 7 चूंकि एक्स है तो एक्स लिखूंगा और धन 5। ठीक है, करके देख लीजिए, ऋण 7x करोगे धन 5x तो क्या आ जाएगा आपका, ऋण 2x आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का गुणा किसके बराबर आ जाएगा, 35 के बराबर आ जाएगा। बाकी इसे एज इट इज रखना है आपको, इसे और इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। हमें जो छेड़ना है, हमें उसे केवल और केवल मिडिल पद को या पद को, मध्य पद को हमको तोड़ना है। ठीक है, अब ध्यान देंगे तो पहला जो हमारा टर्म होगा उसमें हमें 7x कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, 7x आपको उभयनिष्ठ दिख रहा है। 7x बाहर निकलेगा तो x बचेगा, ऋण 1 बचेगा यहां पर। ठीक है, यहां पर कुछ भी अगर उभयनिष्ठ है, इसलिए हमने क्या कर रहा है, सॉरी कुछ भी नहीं, 5 उभयनिष्ठ है, माफ कीजिएगा, यहां पर 5 उभयनिष्ठ होने पर x - 1 बचेगा। ठीक है, इस पूरे ही समीकरण में अगर ध्यान देंगे तो x - 1 क्या होगा, कॉमन होगा, और इसे बाहर निकालने के बाद हमें क्या बच जाएगा, 7x धन 5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा। ठीक है, ये अचानक से आपको समझ नहीं आएगा। आपको कोई कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जब बहुत सारे सवाल को प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होगा। इसलिए दोस्तों गणित में अभ्यास बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतने ही ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट कोई भी आप बता सकता है, कोई भी आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकता है, लेकिन अगर उसको आप सवाल पर ही अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो उस कॉन्सेप्ट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक उम्मीद करता हूं इस सवाल का ये सॉल्यूशन जो है आपको समझ आया होगा। दूसरा मेरा 9वां का सवाल है, उसे मैं लेता हूं, इसको मिटा देता हूं पूरा। ठीक है, दूसरा सवाल, सॉरी 9वां नंबर का मेरा सवाल है। क्या है सवाल, 2 भागों में स्प्लिट, 6x का वर्ग ऋण 7x। इसे आप कंपेयर करोगे तो आपको a बराबर 6 मिलेगा, b बराबर मिलेगा ऋण 7 और c बराबर मिलेगा ऋण 3। a और c का गुणा क्या हो जाएगा, ठीक है, a को गुणा c करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 ऋण 18। ठीक है, अब ऋण 18 में हमें इस मिडिल जो हमारा मिडिल पद है 7 को कुछ इस तरह से तोड़ना है कि हमारा उन दोनों का जो स्प्लिटिंग टर्म है उसका गुणा किसके बराबर है, ऋण 18 के बराबर है। मतलब यहां पर बताता हूं, ऋण 7 को मुझे इस तरह से तोड़ना है आई और जे के टर्म में कि इन दोनों का गुणा जो होगा ऋण 18 के आसपास मिलना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करूंगा मैं, सिंपल है, 9 धन 2। अगर ऋण 9 और धन 2 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऋण 7 मिल जाएगा, और इन दोनों ही टर्म का आपस में अगर गुणा करूंगा तो मुझे 18 ऋण 18 मिल जाएगा। ठीक है, करेक्ट है, ये इजी, बहुत इजी सवाल है ये। ठीक है, ऐसे ही इजी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, मैं आपको लास्ट में छोटा सा 1 मिनट का ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इसको 9 और 2 में कैसे तोड़ सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, अब मैं सवाल को वापस आता, सवाल पर, सवाल को ऐसे लिखता हूं, 6x का वर्ग ऋण 7 को मुझे किस में तोड़ना है, ऋण 9x, x है तो, ठीक है, धन 2x में, इस तरह से ऋण 3 एज इट इज। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो इस 6x का वर्ग में इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आपके लिए इजी कर देता हूं, x का वर्ग ऋण 3x गुणित 3 धन 2x ऋण 3। ठीक है, 2 तिया 6x का वर्ग हो सकता है, 3 इसको 9x को लिख सकता हूं, 3x इंटू 3x, 3 3 9x हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, उभयनिष्ठ, 3x कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल 3x कॉमन अगर मैं निकालूं तो बच जाएगा 2x बचेगा यहां पर, और इसमें क्या बच जाएगा, ऋण 3 बच जाएगा। ठीक है, अगले में इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ है तो मैं क्या करूंगा, 1 बाहर निकालूंगा और बाकी को मैं एज इट इज लिख दूंगा, सेम टू सेम। ठीक है, पूरे ही इस समीकरण को देखने के पश्चात आपको 2x - 3 और ये 2x - 3 जो है दोनों की तरफ आपको कॉमन देखने को मिलेंगे, तो इनको मैं क्या निकाल लेता हूं, उभयनिष्ठ निकाल लेता हूं। उभयनिष्ठ निकालने के बाद आपको क्या बच जाएगा, 3x धन 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मध्य पद को तोड़ते हुए किसी भी बहुपद का गुणनखंड करना है। ठीक है, अगला ये सवाल करेंगे, कौन सा बच गया था, मैंने ये सवाल लिया हुआ था। ठीक है, 10 नंबर का सवाल, फिर इस कॉन्सेप्ट के बाद हमें अगला कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है, अब इस 19 को मुझे आई और जे, जरूरी नहीं है आप आई जे कुछ भी ले सकते हो, मैं बस मान रहा हूं कि मुझे 2 टर्म में स्प्लिट करना है, 2 पद में तोड़ना है जिनका गुणा
AC के बराबर है। किसका बराबर है? AC। ए क्या है? 14 और C क्या है? ऋण 3। तो इन दोनों का गुना क्या होगा? ऋण 42 होगा। क्या होगा? ऋण 42 होगा। तो कौन से ऐसे टर्म में अगर तोड़ू मैं, मतलब 19 को, ठीक है, जिसका गुना ऋण 42 है, और इन दोनों को जोड़ने पर, आई और जे को जोड़ने पर मुझे वापस से क्या मिल जाए? मुझे वापस से वही पुराना टर्म मिल जाए। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं मुझे यहां पर एक टर्म नजर आ रहा है 21, और ऋण 2 करूं तो मुझे 19 मिल जाएगा, और इन दोनों का गुना करूंगा 21 और ऋण 2, 21 गुणित ऋण 2 का अगर गुना करूं तो मुझे मिल जाएगा ऋण 42। इसका मतलब आई आई क्या हो जाएगा? 21 और जे क्या हो जाएगा? ऋण 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। मैंने क्या मिला? कौन कौन से टर्म में मैं स्प्लिट कर पाऊंगा? मैं कर पाऊंगा 19 को 21 ऋण 2। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा 14 का वर्ग धन 19 को मैंने क्या लिखा? 21y ऋण 2y ऋण 3। पहला और आखिरी पद को हमें नहीं छेड़ना है। अब इसमें का कॉमन निकल जाएगा। इसमें अगर देखिए तो 7 के पहाड़े में ये 2 बार आएगा, और ये 7 के पहाड़े में 3 बार आएगा। ठीक है, 7 ऊंचा, इसका मतलब ये 7 के पहाड़े में दोनों ही नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब 7 जो है कॉमन आ सकता है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? 2y का वर्ग, सॉरी y अभी तो कॉमन आएगा, 7y, अंदर क्या बच जाएगा? 2y। ठीक है, करके देखेंगे आप, तो आपको ये 14y का वर्ग वापस से मिल जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा? 7y बाहर निकला तो बचेगा 3, 7 या 21 और y का y एज इट इज। इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन ऋण है तो बाहर निकल जाएगा, ऋण 1 बचेगा अंदर। ठीक है, उस तरह से तो पूरे ही समीकरण में 2y धन 3 क्या है? कॉमन है। 2y धन 3 ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इन दोनों के उभयनिष्ठ निकालने के बाद आपका क्या बचेगा? 7y ऋण 1 बचेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको गुणनखंड करने की तीनों विधियां, उभयनिष्ठ विधि, सर्वसम्मिका विधि और मध्य पद करने की विधि जो है समझ आ चुकी है। ठीक है, मैंने कहा था मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप स्प्लिटिंग टर्म को बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं वो कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। मैं ये सवाल लेता हूं, कौन सा सवाल ले रहा हूं? 12 नंबर का। तो जो हमारा ट्रिक है वो ट्रिक क्या बोलता है? देखिए, हमें इस ट्रिक में मध्य पद को नहीं तोड़ना है, मतलब पता करना है कि हम इस 24 को किन 2 भागों में तोड़ने वाले हैं। समझ आए मेरी बात? किन 2 भागों में तोड़ने वाले हैं, चले देखते हैं। कई बार बहुत ज्यादा भी दिमाग लगाने के बाद नहीं, मतलब कई बच्चों को नहीं पता चल पाता है कि इस जो मिडिल टर्म को हम किस में तोड़े, हम 12 में तोड़े, या हम 16 और 8 में तोड़े, या कुछ और में तोड़े। ठीक है, तो ट्रिक क्या है इसके लिए? हमें पहला जो ए है 144, ठीक है, और हमारा क्या है? लास्ट टर्म 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 144 को 2 बार 12 का गुणा लिख सकता हूं, 12 बार 44, 100। एक को क्या लिख सकता हूं? 1 गुणित 1। इन दोनों का गुणा करके देखिए, 12 और ये 12, इस तरह से। मैंने क्या किया है आपको अभी समझ आ जाएगा। मैं इन दोनों का गुणा किया, 12 मिला, इन दोनों का गुणा क्या मिला? 12। अब इनका जोड़ घटाना करने के बाद हमको मिडिल टर्म मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? मिडिल टर्म। इसका मतलब हम सही स्प्लिट कर रहे हैं। 12 हम क्या कर रहे हैं? हम 12 में स्प्लिट कर रहे हैं इस मिडिल टर्म में। ठीक है, हमें वही तो ज्ञात करना था, मतलब हमने 24 को 12 और 12 में तोड़ दिया, यही ज्ञात करना चाहता। ठीक है, चलिए मैं आपको और बताता हूं दूसरे सवाल में इसको अप्लाई करके। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, मैं और कुछ सवाल देखता हूं जिसमें इजीली अप्लाई हो जाए ये कॉन्सेप्ट। चलिए, ये सवाल जो थोड़े पहले हमने देखा था, है ना, इसमें मैं अप्लाई करके देखता हूं इस वाले सवाल में। तो ट्रिक क्या था? मैंने कहा पहले टर्म को लेना है 14, और फिर लास्ट टर्म को लेना है जो कि है ऋण 3। ठीक है, ऋण 3 या धन 3 उसे लेना देने। फिर हम टर्म 19 को कैसे स्प्लिट करूंगा मैं बता रहा हूं अभी, देखिए। ठीक है, इस 14 को मैं लिख सकता हूं 7 गुणित 2, लिख सकता हूं 7 गुणित 14। 3 को क्या लिख सकता हूं? 3 गुणित 1 लिख सकता हूं, 1 गुणित 3 लिख सकता हूं, 3 गुणित। अच्छा, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर आप 7 गुणित 2 किए, 2 गुणित 7 क्यों नहीं किए? ठीक है, हमें दोनों बात करके देखना है। हमें 2 गुणित 7 करके भी देखना है, हमें 1 गुणित 3 करके भी देखना, जिसमें जो मिल जाए। ठीक है, करके देखा, देखिए 3 का गुणा 1 बार करोगे तो 3 मिलेगा, 7 का गुणा 2 बार करोगे 14 मिल जाएगा। अब इन दोनों को करके देखो, 7 या 21 हुआ, और 2 एकम 2। अब इसे प्लस माइनस करके देखना है, जोड़ के देखना है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, माइनस करके देखना है। हाँ, माइनस करके अगर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 19 मिलेगा। इसका मतलब हमें
इन दोनों टर्म में हम मध्य पद को तोड़ सकते हैं। इसको भी ट्राई करके देखना है। 2 7 या 21, ठीक है। अब सवाल ये भी आता है कि सर ये नीचे वालों को मैं 3 गुणित 1 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। 2 3 6 और 7 एकम 7, इसको प्लस माइनस करके देखोगे तो आएगा क्या? 9 19। इसका मतलब ऐसे हम नहीं कर सकते, ये गलत है। सही मेथड है यही, ठीक है। एक आध सवाल, एक लास्ट आखिरी सवाल में ये ट्रिक मैं लगा के देखता हूं। कौन सा सवाल है? जैसे कि ये सवाल है, ठीक है। तो पहला ए है वो 1 है, सी क्या है? 15 है। तो एक को मैं कितना 1 गुणित 1 लिख सकता हूं, 5 को क्या लिख सकता हूं? 5 दिया 15, ऐसे लिख सकता हूं, तो लिख सकता हूं। इन दोनों का गुण कीजिए तो क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। और इधर गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? 3। इसका प्लस माइनस क्या आना चाहिए? किसके बराबर आना चाहिए? मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। आ रहा है ना, जोड़ोगे तो आ गया 100%। तो इस तरह से इस ट्रिक की मदद से आप मिडिल टर्म को कैसे 2 भागों में स्प्लिट करना है ये समझ सकते हैं। दोस्तों हम किसी भी बहुपद को मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ये मैंने आपको ट्रिक बताया है जिससे आप मध्य पद को किन 2 भागों में तोड़ने वाले हैं इसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट का डीएन हुआ। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। माफ कीजिएगा दोस्तों। तो शून्यक क्या होता है? ठीक है, तो शून्यक वो आता है किसी भी बहुपद में x का वह मान, किसका मान? x का वह मान जिसके लिए वह बहुपद क्या हो जाए? उसका मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। समझ आया मेरी बात? जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां पर एक उदाहरण है, x का वर्ग ऋण 4 बराबर 0, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को क्या बोल सकता हूं? इसे बोल सकता हूं f ऑफ x बोल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये जो बहुपद है वो x के टर्म में है, ठीक है। तो इसे f ऑफ x कह सकता हूं। अब इस जो इक्वेशन में मैं x को ऐसे कौन से टर्म से रिप्रेजेंट करूं या x को ऐसे कौन से टर्म से रिप्लेस कर दूं जिससे हमारा ये जो बहुपद है वो 0 के बराबर आ जाए। तो x मान लीजिए, चलिए अगर ट्राई करते हैं, अगर मैं x बराबर 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा? x बराबर 1 रख के देखो, 1 ऋण 4, शून्य आया क्या? नहीं, मुझे तो नहीं दिखता है, ऋण 3 आ गया यहाँ पर, शून्य के बराबर नहीं है। अगला वर्ग ऋण 3x ऋण 4, ठीक है। इसका शून्य ज्ञात करने के लिए 2 तरीके हैं, ठीक है। एक है जो कि लंबा मेथड है, आप क्या करें, x से बराबर 0 रख के देखें, या 1 रख के देखें, या 2 रख के देखें, -1 रख के देखें, -2 रख के देखें, जिस भी वैल्यू पे, ठीक है। या मान लीजिए 1 में आ 1 या हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, ठीक है। उसमें उसको रखने के बाद जब भी यह हमारा p ऑफ x होगा, ठीक है, x के जिस वैल्यू के लिए शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, वो हमारे इस बहुपद का क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये लेंदी मेथड तो ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक बात करके दिखाता हूं। x बराबर मान लीजिए 1 रख के देखो, तो 1 रखने के बाद क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग ऋण 3 ऋण 4, तो ये आ जाएगा, ये जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? ऋण 7 और 1 क्या आ जाएगा? ऋण 6। आया क्या 0 के बराबर? नहीं आया, ठीक है। ऐसी 2 रखोगे, आप 3 रखोगे और पता लगाने का प्रयास करोगे कि क्या ये वैल्यू क्या आ रही है? शून्य आ रही है। अगर शून्य आ गया, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा हमारा? वो जो x की जो भी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा मेथड है, ठीक है, मेरे हिसाब से जो कि इजिएस्ट है कि इसका गुणनखंड पता कर लो। क्या कर लो? इसका गुणनखंड पता कर लो, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अब इसका गुणनखंड ज्ञात करने के 3 मेथड है। पहला है उभयनिष्ठ विधि, दूसरा है सर्वसमीका विधि, और तीसरा जो है, जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, वो है हमारा मध्य पद को तोड़ने वाला, ठीक है। तो मैं मध्य पद को तोड़ देता हूं। मैं कैसे तोड़ू मध्य पद को? a इंटू सी, ठीक है। a और इंटू सी क्या है? 1 a बराबर a है, और c क्या है मेरा? ऋण 4 है। तो ये क्या आ जाएगा? ऋण 4। मैं इस 3 को इस तरह से तोड़ूंगा 2 टर्म में, ठीक है, i और j में, कि इन दोनों का गुणा ऋण 4 के बराबर है आना चाहिए, और उनका जोड़ घटाव किसके बराबर आना चाहिए? स्वयं के बराबर आना चाहिए, 3 के बराबर। तो कितने में तोड़ दूं मैं तोड़ देता हूं ऋण 4 और धन 1 में। ऋण 4 और धन 1 में अगर तोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? वापस से ये 3 मिल जाएगा, इन दोनों का गुणा मिल जाएगा ऋण 4 मिल जाएगा। इसी को मैं इस तरह से लिख सकता हूं।
एक्स का वर्ग पहले टर्म को एज इट इज, ऋण 3 को मैंने कैसे तोड़ा, ऋण 4 और धन 4 में, ऋण 4 एक्स धन एक्स, एक को मैं एक्स से लास्ट जो टर्म है वो है, तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स कॉमन निकलेगा, बचेगा ऋण, यहाँ एक्स ऋण 4, और यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन निकाल के हम रखेंगे। ठीक है, इस तरह से पूरे ही समीकरण को देखने के बाद ये और ये दोनों क्या है, कॉमन है, एक्स ऋण 4 बच जाएगा एक्स धन 1। ठीक है, अब ये मेथड हुआ, मैंने क्या कहा, मुझे शून्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर लिया, इस पूरे समीकरण को मैं क्या कर लिया, दो भागों में मतलब गुणनखंड कर लिया, इसका क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया, इस बहुपद को मैंने क्या कर लिया, गुणनखंड। अब जो भी हमारा मतलब, अब मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स का वर्ग ऋण 3x ऋण 4 को मैं लिख सकता हूं एक्स ऋण 4 और एक्स धन 1। ठीक है, तो जब कभी भी आप, हाँ, एक्स ऋण 4 बराबर 0, ठीक है, और एक्स धन 1 बराबर 0, दो शून्य प्राप्त होंगे। कैसे, जब कभी भी हमारा वर्ग समीकरण होगा, जब कभी भी हमारा वर्ग समीकरण होगा, वहां से हमें कितने शून्य देखने को मिलेंगे, हमें दो शून्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, त्रिघात समीकरण होगा तो वहां पर हमें तीन शून्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हमारा अगर रैखिक समीकरण होगा तो हमें केवल एक शून्य को देखने को मिलेंगे। मैं अभी बताता हूं आपको और ये कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, शून्य ज्ञात करने के लिए जो जो गुणनखंड हमारा निकल के आया उसको हम 0 के बराबर ले रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा x बराबर कितना आएगा, ऋण धन 4 हो जाएगा, और यहां पर x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 1। इसका मतलब ये दोनों ही मान क्या है, ये दोनों ही मान वे मान हैं जिनके लिए जो बहुपद है हमारा उसका जो मान होगा वो शून्य होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। ठीक है, मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। मैं सबसे पहले क्या रख के देखता हूं, मैं रख के देखता हूं 4, एक्स बराबर 4 रखने पर, एक्स बराबर 4 रखने पर ये जो मेरा एफ ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, शून्य आनी चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ 4 बराबर क्या चाहिए, शून्य। अगर आ गया इसका मतलब ये क्या है, शून्य है। ठीक है, करके देखिए, तो एक्स का वर्ग मतलब 4 का वर्ग ऋण 3 गुणित 4, ठीक है, उसके बाद क्या है लास्ट में, ऋण 4 है कि नहीं है, बिल्कुल है, ऋण 4 है ये। इस तरह से ये 4 का वर्ग 16 आएगा, 4 या 12 और ऋण 4, 16, ये दोनों को आपस में जोड़ोगे तो ऋण 16, ये आ गया हमारा शून्य। ठीक है, इसका मतलब ये सिद्ध हो चुका है कि ये जो x की जो मान है x बराबर 4, ये क्या है, हमारे बहुपद का शून्यक है। क्या है, शून्यक है। क्लियर हुआ दोस्तों, एक बार और। अब मैं क्या करता हूं, आपने देख लिया 4 में तो शून्य आ रहा है, सिद्ध हो गया, तो क्या ऋण 1 में भी शून्य आएगा, रख के देखता हूं मैं, क्या ऋण 1 भी, ये सिद्ध हो चुका है कि ये शून्यक है, ऋण 1 भी शून्यक है क्या, तो x बराबर ऋण 1 कहां पर रखेंगे, हम हमारे इस बहुपद में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो f ऑफ ऋण 1 अगर रखते हैं तो ऋण 1 का वर्ग ऋण 3x और लास्ट में क्या है, ऋण 4 है। ठीक है, एज इट इज, बराबर ऋण 1 का वर्ग 1 होगा, ऋण 3 का गुणा ऋण 1 के साथ तो हो जाएगा धन 3, और ये लास्ट में बचा है ऋण 4, इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 आएगा, और ये ऋण 4 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो बहुपद है वो x के इस मान के लिए अपनी वैल्यू देके आता है शून्य। इसका मतलब हमारे ये दोनों ही जो x के मान होंगे वो क्या हो जाएंगे, शून्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड मैं आपके लिए एक और सवाल देता हूं। सवाल है हमारा 4x का वर्ग, 4x का वर्ग धन, सॉरी ऋण है, ऋण 4x धन 1 है। ठीक है, हमें इस बहुपद का क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट मेथड मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया बेस्ट मेथड कि सबसे पहले हमें इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है सबसे पहले। ठीक है, तो अगेन स्प्लिटिंग मध्य पद, ठीक है, मध्य पद को आप तोड़ सकते हैं क्या,
देखिए ये सवाल सर्वसमीका की मदद से भी बन सकता है। कैसे? देखिए ये मुझे दिख रहा है कुछ इस तरह से, ये दिख रहा है मुझे a का वर्ग और ये दिख रहा है मुझे b का वर्ग। ठीक है, इतना मुझे दिख चुका है। अब बीच में क्या होने वाला मुझे नहीं मालूम, तो मैंने कर दिया है ऋण 2ab। a निकल के आता है 2x और b निकल के आता है 1। कंपेयर करके देख रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो करके देखिए यहां पर ये मिडिल टर्म का मैं गुणा करके देखता हूं। ऋण 2ab करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए? ये मिल गया। अगर ये मिल गया मतलब मैं सही कर रहा हूं। ठीक है, तो ऋण 2 गुणित a क्या है मेरा? 2x और b क्या है मेरा? 1 है। तो ऋण 4x आ रहा। हाँ करेक्ट है। इसका मतलब ये जो मेरा मेथड है या जो मैं विधि इस्तेमाल कर रहा हूं वो करेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसको मिटाता हूं। यहां पर 1 के बराबर है, ये किसके बराबर होता है? a ऋण b के बराबर। इसका मतलब ये जो हमारा बहुपद है इसको मैं इस तरह से तोड़ सकता हूं। a क्या है? 2x। 2x b कितना है? b है ऋण का वर्ग। इसको मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब होता है 2x ऋण 1 और 2x ऋण 1। ठीक है, अब क्या करूंगा? एक बार 2x ऋण 1 बराबर 0 लूंगा, इससे मुझे पहला शून्यक मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार 2x माइनस 1 फिर से जोड़ लूंगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में अभी देखने को प्राप्त होंगे। क्या होगा देखते हैं। 1 जो है, एक जो है उस तरफ चला जाएगा, तो x बराबर मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? 1/2। ठीक है, यहां पर भी क्या मिलेगा मुझे? x बराबर 1/2 ही मिलेगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण है या वर्ग समीकरण है, तो हमें हर जब जब द्विघात समीकरण होगा हमें कितने शून्य देखने को मिलेंगे? 2 शून्य देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? हमें एक नया चीज देखने को मिल रहा है कि ये दोनों ही शून्य आपस में बराबर है। ठीक है, यहां पर भी आप डायरेक्ट करते तो आपको यहां से भी 0 मिल रहा है, यहां से ये दोनों वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, हमें शून्य क्या प्राप्त हुआ? 1/2। अब अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूं, टेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे शून्य सही है कि नहीं, तो मैं क्या करता हूं? x बराबर 1/2 हमें इस बहुपद में रखने के बाद, ठीक है, तो जहां जहां x है वहां वहां 1/2 करके देखिए। 0 अगर आ गया तो ये शून्य क्या है? सही है। ये दोनों ही शून्य जो निकल के आए हैं या एक ही शून्य क्योंकि बराबर है, तो ये शून्य क्या है? सही निकल के आए हैं। क्या हो जाएगा? 1/2 पूरे का वर्ग ऋण 4 1/2 धन 1। ठीक है, 4/1/2 का वर्ग 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पर बचेगा 2 और यहां पर बचेगा 1। आपस में कट जाएगा ये, यहां 1 और यहां पर 1, दोनों मिलकर 2 बनाएंगे और ऋण 2। तो ये इसका मतलब हमने जो भी वैल्यूज प्राप्त किए हैं, एक्स का जो भी मान प्राप्त किया है, ये दोनों ही शून्यक होंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? शून्यक। इसको हमने यहां से प्रूफ भी कर दिया है। ठीक है, एक लास्ट सवाल मैं आपको शून्यक पर दिखा देता हूं। सवाल है 7x का वर्ग ऋण 2x। इससे हम दो चीजें सीख रहे हैं। 7x का वर्ग ऋण 2x, क्या चीज? दो चीज सीख रहे हैं हम, गुणनखंड करना और साथ में एक स्टेप और कर रहे हैं, वो है शून्य ज्ञात करना। ठीक है, तो इस दो को मैं कैसे स्प्लिट करूंगा? मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पर दो, इस दो को, ऋण 2 को इस तरह से स्प्लिट करूं कि इनका गुणा ए और ए और सी का गुणा के बराबर आना चाहिए। ठीक है, किसके बराबर आना चाहिए? ए इंटू सी के बराबर। ए क्या है? 7 है और ऋण सी क्या है? ऋण 5 है। मतलब ये किसके बराबर आना चाहिए? ऋण 35 के बराबर आना चाहिए, गुणा स्प्लिटिंग टर्म का। तो बहुत ही सिंपल है, ये किसमें डिवाइड होगा? ये डिवाइड होगा ऋण 7 और 5 में। इन दोनों का गुणा करोगे तो 35 मिलेगा और इन दोनों को जोड़ोगे या घटाओगे तो आपको, या जोड़ोगे तो किसके बराबर प्राप्त होगा? ऋण 2 के बराबर प्राप्त होगा। इसका मतलब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं इसको? 7x का वर्ग ऋण 7x धन 5x ऋण 5। ठीक है, इस तरह से आप, सबसे पहले प्रोसेस वही है गुणनखंड करने का। यहां से 7x बाहर निकाला, x बचा, ऋण 1 बचा। ठीक है, यहां से धन 5 बाहर निकाला, बचा x ऋण 1। पूरे ही समीकरण में x माइनस 1 जो है कॉमन है, अंदर बच जाएगा 7x प्लस 5। अब हमने गुणनखंड कर लिया। अब एक इस गुणनखंड को एक बार 0 के बराबर रखो, इस गुणनखंड को एक बार 0, तो आपको 2 शून्य प्राप्त होंगे। द्विघात समीकरण में 2 शून्य, रैखिक समीकरण में 1 शून्य और त्रिघात समीकरण में 3 शून्य आपको प्राप्त होंगे दोस्तों। ठीक है, मैंने कहा x माइनस 1 एक बार 0 कर दीजिए, एक बार 7x धन 5 बराबर 0 कर दीजिए, आपको दोनों ही शून्य मिल जाएंगे। x बराबर 1 हो जाएगा, पहला शून्य होगा ये हमारा, और यहां पर 7x ऐसे करेंगे, ऋण 5 उस तरफ चला जाएगा तो x बराबर आएगा ऋण 5 बचा 7। ये हमारा दूसरा शून्य हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा?
दूसरा शून्यक हो जाएगा। अब प्रूफ करना है कि वाकई ये शून्यक सही आया कि नहीं आया है, तो इसके लिए आप चेक कीजिएगा। मैं 1 की वैल्यू रख के रखता हूं, अगर 1 में आ गया इसका मतलब इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर मैं छोटा सा कर देता हूं। x बराबर क्या रख रहा हूं मैं, x बराबर 1 रख के देखता हूं क्या ये बहुपद शून्य मान रखता है। तो देखिए 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं 7। 1 का गुणा ऋण 2 के साथ ऋण 2 ऋण 5, ठीक है 7, ये 7 एज इट इज, ठीक है। ऋण 2 ऋण 5 ऋण 7 बराबर क्या आया, शून्य। इति सिद्धम, मतलब हमने सिद्ध कर लिया कि हमने दो जो शून्यक निकाले हैं वो करेक्ट मान है। ये भी सही है मान है और ये भी सही है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है किसी भी द्विघात समीकरण के या बहुपद के गुणांक व उसके शून्यक में संबंध ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, शून्यक और गुणांक में अंतर याद करना। ठीक है, शून्यक मैंने अभी बता लिया है, थोड़े पहले आपने देखा कि किसी भी बहुपद का हम शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। देखा कि नहीं देखा आपने, समझा होगा बेसिकली। ठीक है, शून्यक हमने निकालना सीखा है। शून्यक निकालने के लिए बहुपद का गुणनखंड कीजिए, ठीक है, और गुणनखंड करने के बाद आप 1 बाय 1 दोनों गुणनखंड को 0 रखिए। 0 रखने के बाद x की जो जो मान प्राप्त होगी वो उस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे निकल गया था। जैसे हमारा रैखिक समीकरण, क्या समीकरण है, रैखिक समीकरण है, वो होता है a x धन b, यही होता है कि नहीं होता है, ये होता है x धन b बराबर शून्य। तो इसका शून्य रैखिक समीकरण में शून्य क्या होगा, ये होता है a x बराबर होगा, उस तरफ जाएगा तो ऋण b हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण b बाई a। तो जब हमारा रैखिक समीकरण होगा तो हमारा शून्यक इस तरह से आएगा। ठीक है, और जब हमारा द्विघात समीकरण होगा तो हमारा शून्यक ज्ञात करने की तो विधि आपको अभी टेस्ट बताई हुई है मैंने, तो उस तरह से ज्ञात करेंगे आप। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इस शून्यकों का योगफल क्या होगा, a धन b। ठीक है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं या इसको कैसे पता चल लगाते हैं। ठीक है, यहां पर जैसे कि मैंने कहा, देखिए हमारा जो व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो इस ध्यान से देखिए यहां पर ऋण एक्स का गुणांक या एक्स का गुणांक क्या है, यहां पर एक्स का गुणांक, ठीक है, चिन्ह को छोड़िए, एक्स का गुणांक क्या है बी और साथ में क्या है सामने ऋण। ठीक है, साथ में एक्स का वर्ग का गुणांक क्या है, ए है। तो जब कभी भी शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, ऋण बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तथा शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो अचर पद क्या है, अचर पद क्या है, यहां पर सी है और एक्स का गुणांक क्या हो जाता है, ये हो जाएगा ए। सिंपल है, सवाल में आप आओगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, शून्यकों का योगफल के लिए क्या फॉर्मूला है, ऋण बी बाई ए। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल के लिए क्या है, सी बाई ए। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आप सवाल में जाएंगे तो आपको 1 2 बार 3 बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब ये आता कहां से है कि ऋण बी बाई ए होता है या सी बाई ए होता है, तो इसके लिए एक थ्योरी है या थ्योरी आप बोले प्रूफ है, तो उसको परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, उसको हमको कोई लेना देना नहीं। भाई मान लीजिए वो कॉन्सेप्ट मुझे आता भी होगा कि कैसे आता है, ऋण बी बाई ए आता है या सी बाई ए आता है ना। शून्यकों का योगफल ऋण बी बाई ए मैंने निकाल लिया, मैंने ये भी निकाल लिया कि शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए भी निकाल लिया, लेकिन मैंने उसको सवाल में अप्लाई ही नहीं कर पाया, तो वो कॉन्सेप्ट मेरा क्या काम का है, बिल्कुल कोई काम का नहीं। इसलिए कॉन्सेप्ट पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम केवल और केवल हमें सवाल पे फोकस करना है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहला हमारा सवाल है, इसमें बोला है कि जो बहुपद है उसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इस हमारे व्यापक समीकरण को जो हमारा बहुपद दिया हुआ है उसे व्यापक समीकरण से आप कंपेयर कीजिए। तो व्यापक समीकरण है हमारा, व्यापक समीकरण ए एक्स का वर्ग, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसे बोला जाता है, धन सी बराबर शून्य होता है। इससे आप कंपेयर करोगे तो ए आपको निकल के आएगा 4, बी आपको निकल के आएगा 4 वर्गमूल 3, ठीक है, और सी आपको निकल के आएगा जिसे अचर पद भी कहते हैं, वो निकल के आएगा 3। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करने को मिला है, हमें शून्यकों का योगफल ज्ञात करने को मिला है। योगफल, अभी थोड़े पहले मैं बताया कि ये क्या होता है योगफल, ऋण बी बाई ए, अभी बताया ना, ऋण बी बाई ए। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अभी हमने देखा प्रीवियस जो स्लाइड में हमने देखा, ये होता है सी बाई ए। अब मुझे क्या लग रहा है कॉन्सेप्ट से, कैसे भी आए, मुझे बस ये मालूम होना चाहिए कि योगफल ऋण बी बाई ए होता है और गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, बी क्या है मेरा बी है ऋण एज इट इज 4 रूट 3 वर्गमूल 3 और ए क्या है मेरा 4 है। इस तरह से 4 4 आपस में कैंसिल आउट होने के बाद
वर्गमूल 3 बचेगा ऋण के साथ। सी क्या है 3 है, ए क्या है मेरा 4 है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे। ये परीक्षा में बहुत बार बार आता है, बहुत ही सिंपल है, 2 लाइन में सवाल सॉल्व हो जाता है और परीक्षा में 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए आप इस चैप्टर के जो सारे सवाल हैं प्रश्न वाले को यहाँ पर है। ठीक है, आगे इन्हीं सवाल में आपको क्या करना है, शून्यकों के योगफल 1 बाई 1 करते हैं। ठीक है, पहला वाले सवाल में ए बराबर क्या है, पहले वाले सवाल में ए बराबर क्या है 1, बी बराबर क्या दिया हुआ है 10 और सी बराबर क्या दिया है, व्यापक समीकरण से कंपेयर कर रहे हैं भाई, है ना। व्यापक समीकरण को मैं लिख देता हूं ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी। ये व्यापक समीकरण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका व्यापक समीकरण है द्विघात समीकरण। ठीक है, और रैखिक का क्या होता है, रैखिक का होता है ए एक्स धन बी, सॉरी ए एक्स धन बी होता है। कंपेयर करने के बाद योगफल क्या मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं भाई, आपको पूरा लिखना है शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है ऋण बी बाई ए। गुणनफल क्या होता है, ठीक है, जो शून्यक होंगे उसका गुणनफल क्या होगा सी बाई ए। ठीक है, तो ऋण बी बाई ए 10/1 और सी क्या है हमारा 24/1। ठीक है, यहां से 10 और ये 24, ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे शून्यक। ठीक है, वैसे तो जो शून्यक ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है वो काफी लंबी होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप लंबे मेथड से बनाकर बताइए तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले गुणनखंड करना पड़ेगा, है ना। इसका पहले आप क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद स्प्लिट करेंगे। एक बार आप पहले गुणनखंड को 0 के बराबर लोगे, फिर दूसरे गुणनखंड को लोगे 0 के बराबर, तो वहां से हमको 2 शून्यक निकल के आएंगे। उन शून्यकों को गुणा करोगे और योग करोगे तो उसका मान इन दोनों के बराबर आएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। हमारा इसमें तीसरा नंबर का सवाल लेता हूं मैं, इजी है। ठीक है, ए क्या है 1 है, बी क्या है 11 और सी क्या है हमारा 30 है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में जा रहा हूं, तो ये क्या होगा ऋण बी बाई ए। ऋण बी क्या है क्या, ऋण 11। ठीक है, शायद इससे पहले वाले सवाल में से गलती हो गई थी, ऋण 10 लिखना था शायद, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ऋण 10 आता, पहला ऋण 10 आता योगफल। ठीक है, और ए क्या है 1, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऋण 11। ऋण करना भूल गया था, आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब मुझे क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना। तो ये क्या होता है सी बाई ए। सी कितना है मेरा 30 और ए तो मेरा 1 ही है, तो आंसर आ जाएगा 30। योगफल ऋण 11 और गुणनफल 30, ये आंसर। तो वो लाइन में आंसर आता है यार, तो 3 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, और कोई सवाल आपके लिए, चलिए ये लास्ट सवाल करते हैं। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ पर 2 है, बी क्या है ऋण 7 और सी क्या है ऋण 9। अगर योगफल करूं शून्यकों का तो वो होता है ऋण बी बाई ए। ऋण सामने है और बी भी हमारा ऋणात्मक में है, सी क्या है हमारा, सॉरी ए क्या है हमारा 2। ठीक है, ऋण और ऋण का गुणन धन हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 7/2। गुणनफल करेंगे किसका, शून्यकों का, मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे। ये क्या होता है सी बाई ए। सी क्या है हमारा ऋण 9। ठीक है, और हमारा ए क्या है 2 है, 2 है कि नहीं, 2 है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्या आया, पहला हमारा योगफल आया 7/2 और हमारा गुणनफल आया ऋण 9/2। तो इस तरह से इस चैप्टर के सारे सवाल को अप्रोच करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। इससे संबंधित जो बोर्ड परीक्षा में आपको सवाल पूछे जाएंगे, उम्मीद करता हूं वो सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, किसी भी सवाल की जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो होता है उसका अप्रोच या नजरिया जिसे कहते हैं, कि आप सवाल को देखने के बाद किस तरह के अप्रोच लेता है। ठीक है, अगर अप्रोच गलत हुआ तो निश्चित तौर पे आपका आंसर भी गलत हो। ठीक है, तो आपको अप्रोच क्लीन रखना है। वो आपका अप्रोच कैसे क्लीन कैसे आया होगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने चैप्टर 1 के सारे कॉन्सेप्ट को और उनसे संबंधित सवालों को हल कर लिया है। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के पश्चात हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, हमने क्या क्या सीखा, हमने पहला लाइन सीखा कि जो बहुपद के जो भाग करने की प्रक्रिया होती है वो अंक गणित को भाग करने की प्रक्रिया से अलग होती है। क्यों अलग होती है, क्योंकि इसमें जो चर होता है उसकी घात का हमें क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, साथ जब भी बहुपद को भाग करना होता है तो जो भाज्य एवं भाजक होते हैं, बहुपद को तो हमें अवरोही क्रम में रखना ही है, साथ में हमें भाज्य और भाजक को भी अवरोही क्रम में रखना होता है। ठीक है, बहुपदों को भाग करने के लिए दीर्घ भाजन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, दीर्घ भाजन विधि वेरी इंपॉर्टेंट। दीर्घ भाजन विधि में भाग की प्रक्रिया जो होती है उसको हम कब तक दोहराते हैं, जब तक शेषफल क्या होना हो जाए, शून्य ना हो जाए।
ठीक है, या हमारे जो शेषफल की जो घात होती है वो भाजक के घात से कम ना हो जाए। ठीक है, बहुपदों के भाग की प्रक्रिया में जो भागफल होगा हमारा, शेषफल होगा, वो भी हमारे बहुपद होंगे। ठीक है, भागफल, भाजक और शेषफल ये सारे क्या होंगे, बहुपद होंगे। ये कौन सा प्रमेय है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, शेषफल प्रमेय। यदि किसी बहुपद f ऑफ x को x माइनस ए से भाग देंगे तो हमारा शेषफल f ऑफ a होता है। ये बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है दोस्तों कि अगर मैं कहूं कि इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देकर बताइए कि शेषफल क्या होगा, तो आपके लिए उसको दीर्घ भाजन विधि से जाना पड़ेगा, जो कि काफी लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन यदि आपको शेषफल प्रमेय मालूम है तो आप बहुत ही इसी तरीके से, बहुत ही आसान प्रक्रिया से आप केवल और केवल 2-3 स्टेप में तुरंत ही शेषफल याद करके बता सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में गुणनखंड प्रमेय, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या, शेषफल प्रमेय का एक विशेष रूप। ठीक है, जब हमारा शेषफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शेषफल हमारा शून्य हो जाए। ठीक है, अभी मैंने थोड़े पहले जब आपको शून्य बता रहे थे तो किसी भी द्विघात समीकरण के जो होते हैं उसके 2 शून्य होते हैं। कितने शून्य, 2 शून्य। रैखिक समीकरण के कितने, 1 शून्य। त्रिघात समीकरण के कितने शून्य, 3 शून्य। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर क्लोज होता है दोस्तों। अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत होता है, समस्या आती है, डाउट्स आते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। ठीक है, या आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुपद के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो समझ आए होंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज का यह सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं।